वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रवीना आप सभी का एजुकेशन 24/7 में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को, जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप सभी थर्ड सेमेस्टर प्रमोट हो गए और इसका आप जमकर विरोध कर रहे थे और हम सब भी यही चाह रहे थे कि प्रमोट हो जाएँ आप सभी। और इसके साथ ही साथ, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी का जो है फोर्थ सेमेस्टर का जो महीना है वो तय किया गया है अक्टूबर माह में आप सभी के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो जैसे कि आप समझ लीजिए 1 मंथ जो है आपके पास है, तो इसमें आप सभी बहुत बढ़िया से तैयारी कीजिए और जी जान लगा दीजिए, क्योंकि 1 महीने बहुत होते हैं और इस 1 महीने में आप सभी अभी से तैयारी शुरू करेंगे तो बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो आज मैं आप सभी के लिए आपका जो है फोर्थ सेमेस्टर का प्रथम सब्जेक्ट का प्रथम वीडियो लाई हूँ, और जिसका नाम है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन, लेखन तथा संख्या पूर्व संबोधन क्षमताओं का विकास। ये आपके सब्जेक्ट का नाम है और जो क्वेश्चन है वो हम लोग वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है आज का हमारा, ये आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा कि भाषा की इकाई है। जी हाँ दोस्तों, भाषा की इकाई किसे कहते हैं? क्या लिपि को कहते हैं, या फिर व्याकरण को कहते हैं, या ध्वनि को कहते हैं, कि समास को कहते हैं, किसको कहते हैं, ये आपको बताना है। तो भाषा की इकाई जो होती है वह ध्वनि होती है। ध्वनि को भाषा की इकाई माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। जी हाँ दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में आप सभी के स्वरों की संख्या यहाँ पर बताना है और कितना होता है। क्या 33 होता है, या फिर 11 होता है, या फिर 35 होता है, या फिर 42 होता है, ये आपको बताना है। तो ये आपके जो हैं वो 11 होते हैं आपके हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो क्या 11 होती है, या फिर 46 होती है, या फिर 12, या फिर 33। तो व्यंजनों की संख्या जो आपकी वो 33 होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्णों का निर्माण होता है। जी हाँ दोस्तों, वर्णों का निर्माण होता है क्या स्वरों से होता है, या फिर व्यंजनों से होता है, या फिर स्वर व्यंजन दोनों मिलकर करते हैं, या फिर कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सा हो जाएगा, अर्थात दोनों स्वर और व्यंजनों की सहायता से ही हमारे जो है वर्णों का निर्माण किया जाता है। ये आपको बताना है दोस्तों, और ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ बिल्कुल भी मत करें। आप सभी आंसर अच्छे से दीजिएगा और देखिए कि आप सभी मतलब कितना अच्छा बता पा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सभी जो है ना देखें तो ही बताएं, आप देखकर भी गेस कीजिए, इससे आपका जो है रिवीजन बहुत अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ग हैं। जी हाँ दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ग हैं ये आपको बताना है। तो हिंदी वर्णमाला में आपके कितने वर्ग हैं ये आपको बताना है। क्या 1 है, या फिर 3 है, या फिर 5 है, या फिर 7 है। तो हिंदी वर्णमाला में आपके जो है 5 वर्ग होते हैं। जैसे क वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, त वर्ग होता है, प वर्ग होता है। ये सब आपके क्या हैं? वर्ग कहलाते हैं। यही मिलकर 5 वर्ग बनाते हैं और 5 वर्ग होते भी हैं। इस वीडियो का मेरा बस इतना उद्देश्य है कि आप सभी जो हैं ये सारे क्वेश्चनों को शुरू से अंत तक देख लेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन है, ये आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। और एक बार आप सभी का जो है सरसरी निगाह से रिवाइज भी हो जाएगा, जिससे आप सेकेंड बार जब पढ़ेंगे तो आपको ये लगे कि हाँ मैंने ये पढ़ा है, तो मतलब आपको ईज़िली याद हो जाएगा। और कोई टेंशन नहीं आप सभी की, मतलब कम टाइम में प्रिपरेशन का तरीका अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हमारा कि वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कितने हैं। सॉरी 6 वाला भूल गए। हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से कितने स्वर हैं ये आपको बताना है। अभी आपने हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ग बताए हैं, तो 5 वर्ग होते हैं। और छठा क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से कितने स्वर हैं। तो मूल रूप से कितने स्वर हैं ये आपको बताना है दोस्तों। क्या 3 होते हैं, या फिर 4, या फिर 5, या फिर 7। तो हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से जो है आपके 7 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 7 स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा कि वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं।
क्या यर अलावा है या फिर स है या फिर च वर्ग है या फिर क वर्ग है। तो अंतस्थ व्यंजन आपके जो हैं दोस्तों वो 4 होते हैं और वो होते हैं यर लव, अर्थात अ इज़ द करेक्ट आंसर। यर अलावा ये आपके अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां कि वर्णमाला में ऊष्म व्यंजनों की संख्या है। दोस्तों ऊपर पूछा था अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, मतलब कौन कौन होते हैं, और नीचे पूछा ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो ऊष्म व्यंजन दोस्तों क्या 3 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं या फिर 5 होते हैं। जिस प्रकार से आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं यर लव अर्थात 4 प्रकार के, वैसे ही आप सभी के ऊष्म व्यंजन भी होते हैं, 4 ही प्रकार के होते हैं, स श ह होते हैं, ये आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या। अभी आप सभी बताए थे कि डबल क्वेश्चन हो गया है यहाँ पर। वर्णमाला में ऊष्म व्यंजनों की संख्या ये आपने बताया 4 होते हैं। वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या अभी ऊपर पूछा था कि अंतस्थ व्यंजन जो है कौन कौन होते हैं, यहाँ पर संख्या पूछा है तो आप सभी बताइएगा 4 होते हैं यर लव। 10वां क्वेश्चन है कि हमारा वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऊष्म व्यंजन आप वहाँ पर आप सभी बताए थे ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, अर्थात 4 होती है। तो और वो 4 व्यंजन कौन कौन से हैं इस क्वेश्चन में पूछ रखा है, तो आप सब बताएंगे 4 होते हैं क्या, श ख श ह, ये आपके क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को संयुक्त व्यंजन बताना है। संयुक्त जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि अर्थात तो दो वर्ण जुड़े होते हैं, उसको क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो छत्र ज्ञश्र ये आपके जो होते हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जो कि 4 होते हैं, ये आप याद रखेंगे। बाकी सब तो हैं लेकिन और एक ही हैं, 2 हैं, बाकी सब रॉन्ग दिया हुआ है, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में लिंग है। जी हाँ दोस्तों, आपके जो है हिंदी सब्जेक्ट जो होता है उसमें कितने लिंग होते हैं, क्या 1 होते हैं, 2 होते हैं या फिर 3 होते हैं, 4 होते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि संस्कृत में आप सभी के 3 होते हैं और हिंदी में आपके 2 लिंग होते हैं, एक वचन बहुवचन। और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन संस्कृत में लिंग हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी अभी ऊपर बताए हैं कि हिंदी में कितने लिंग होते हैं, ये क्वेश्चन है कि संस्कृत में लिंग कितने होते हैं। ये देखिए अभी मैंने लिया नाम और नीचे वही क्वेश्चन दे रखा है कि संस्कृत में आप सभी 2 बताए थे और हिंदी में आप सभी 2 बताए थे, संस्कृत में 3 बताइएगा और 3 होते ही हैं, अर्थात सही इज द करेक्ट आंसर। 14 क्वेश्चन है आप सभी का क्रिया के भेद हैं। जी हाँ दोस्तों, क्रिया के कितने भेद होते हैं अर्थात प्रकार होते हैं, क्या आपको बताना है। तो क्रिया के हमारे कुल 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। 2 तो नहीं होता है, 4 भी नहीं होता है, 5 भी बिल्कुल नहीं होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास कम मात्रा में निस्तारित होता है उससे कहते हैं। ये आपको बताना है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय जो है हम मुख से वायु जो है कम मात्रा में निकालते हैं, अर्थात कम निकालते हैं। ये सरल भाषा है, सरल शब्द है कि कम मात्रा में वायु निकालते हैं अर्थात निस्तारित होते हैं, एक ही हुआ। उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको कहा जाएगा अल्प प्राण। अल्प जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा है कि अल्प मतलब कम होता है, तो जैसे मुख से हमारे कम निकले, जो श्वास कम मात्रा में निकले उसको अल्प प्राण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन व्यंजनों में श्वास अधिक मात्रा में निस्तारित होते हैं, अर्थात जिन व्यंजनों में श्वास अधिक मात्रा में निकलते हैं उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको महाप्राण कहा जाएगा। ये एकदम सिंपल है और जस्ट दोनों जो है एक दूसरे का अपोजिट हैं, ये आप हमेशा याद रखिएगा कि एक में जिसमें अधिक वायु निकलता है उसको महाप्राण कहेंगे और जिसको
जिसमें कम निकलता है उसको अल्प प्राण कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्क्षिप्त व्यंजन है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको उत्क्षिप्त व्यंजन बताना है। तो उत्क्षिप्त व्यंजन आपके कौन से हो जाएंगे, अर्थात ढ हो जाएंगे। ये आपके उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं, बाकी सब नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुग्रह का समानार्थी शब्द है। समानार्थी का मतलब होता है कि इसी के समान कौन सा शब्द है। तो अनुग्रह के ही समान अब कौन सा शब्द है ये आपको बताना है दोस्तों। तो अनुग्रह के समान आर्थी शब्द क्या अनुकंपा है, हत्या है, आदेश, उपदेश। तो अनुग्रह का समानार्थी शब्द आपके अनुकंपा कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलोचना का समानार्थी शब्द है। तो आलोचना का समानार्थी शब्द क्या आज्ञा है, खराब है, पालन है या फिर समीक्षा है। तो आलोचना का समानार्थी शब्द दोस्तों आपका समीक्षा कहलाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनीषी शब्द है। जी हाँ दोस्तों, इसका समानार्थी शब्द बताना है। मनीषी शब्द का समानार्थी शब्द क्या है, फटाफट से आंसर कीजिएगा ज़रा आप सभी। अज्ञानी, ज्ञानी या फिर विशिष्टता, सबल। तो मनीषी का समानार्थी शब्द होगा ज्ञानी। रिलेट करते हैं एक दूसरे से। अतिवृष्टि का विलोम है, ये है आपका अगला क्वेश्चन। अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों। तो अतिवृष्टि का विलोम होता है अनावृष्टि। अनावृष्टि याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि अमर का विलोम है। जी हाँ दोस्तों, अमर का विलोम शब्द क्या है। तो अमर का विलोम शब्द होता है नश्वर। अमर मतलब जो मरे ना, नश्वर मतलब जो मर जाए, नाश हो जाए, ख़त्म हो जाए। ये थे आपके 22 क्वेश्चन जो मैंने आप सभी का ऑब्जेक्टिव कराया। तो उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। तो दोस्तों ऐसे ही रिवाइज करते रहिएगा धीरे धीरे। इसके आगे भी मैं बनाऊंगी जिससे आप सभी पूरा क्वेश्चन, बस एक बार आप सभी क्वेश्चन देख लीजिए कि प्रश्न कैसे हैं। इससे आप सभी का जो है डर ख़त्म हो जाएगा और इससे क्या है पता चल जाएगा कि कितना है हमारे सिलेबस में पूरा। इससे आपका रिवाइज हो जाएगा, फिर आप सभी इसको फटाफट से याद कर लेंगे तो दोहरी बार हो जाएगा। तो बहुत जल्दी आप सभी का तैयार होगा और आप सभी के पास टाइम भी बहुत कम है। अक्टूबर माह में ही आपके एग्ज़ाम होने हैं, तो फटाफट से रिवीजन कर मिलते हैं फिर आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।